हेलो एवरीवन। हमारे रिवीजन शेड्यूल का ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा एज पर एनसीईआरटी और रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई जो भी है उसके तहत हम इस पूरी थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जैसा हमने पहले चैप्टर में किया है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है वो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो बच्चों सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। हमें कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी होंगी बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए एक न्यूट्रल कंडक्टर है बच्चों, मेरे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कंडक्टर के पास बहुत सारे एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूँ। मान लो मैंने किसी एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, उससे क्या होगा बच्चों? जो उसके पास जो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगने लग जाएगी। मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा। उसकी वजह से देखो बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। और कंडक्टर के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जितनी मर्जी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो उतनी ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी बच्चों? जीरो। और लिखा भी है कंडक्टर हैज लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड दे ड्रिफ्ट एंड अरेंज देमसेल्फ इन सच अ मैनर that net electric field inside the conducting material is always zero। जहां जहां कंडक्टिंग पदार्थ होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा बच्चों, वहां वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस, कैसा भी शेप हो कंडक्टर का, किसी भी तरीके का कंडक्टर का शेप हो, कोई भी चार्ज उस पर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर बच्चों परपेंडिकुलर नहीं होगी, मान लो ये परपेंडिकुलर ना होने की बजाय ऐसे होती, तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है बच्चों वो क्या कर देगा? वो फ्री चार्जेस को मूव करा देगा, फ्री चार्जेस को मूव करा देगा और कुछ ना कुछ वर्क करेगा। और ये तो अगेंस्ट जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि हमें पता ही है, एक और प्रॉपर्टी आगे भी पढ़ेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है एकदम? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। इट मीन्स व्हेन वी सप्लाई सम चार्ज एक्सटर्नली टू अ कंडक्टर देन ऑल ऑफ दैट एक्सटर्नल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन सच अ मैनर दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? कहने का क्या मतलब है? मान लो एक चार्ज कंडक्टर है बच्चों, मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इसको अगर आपने एक्सटर्नली कुछ चार्ज सप्लाई किया है तो ध्यान रखना बच्चों, ये चार्ज जो है अपने आप को ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इस तरीके से अरेंज कर लेगा कि हर जगह इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कैसा भी चार्ज हो, कहीं भी आपने चार्ज दिया हो, वो हमेशा वो चार्ज, चाहे ये सॉलिड हो चाहे ये हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सॉलिड का मतलब ये नहीं है थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, गलत। सॉलिड का मतलब ये नहीं है थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, गलत।
it will always distribute on the surface, on the outer surface of the conducting material in such a fashion that net electrostatic field inside the conducting material is always zero. Most important, these charges क्या होंगे इनका? These charges only reside on the external surface ऑफ कंडक्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान रखने लायक पॉइंट है. क्लियर एकदम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज सेम एंड इज सेम एज दैट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. यस, बिल्कुल करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स डी वी बाई डी आर इज जीरो. अगर डी वी बाई डी आर जीरो होता है, इसका मतलब होता है V इज कॉन्स्टेंट विद R. किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन उसके साथ जीरो आने का मतलब है वो क्वांटिटी उसके साथ कांस्टेंट है. दैट मीन्स V इज कांस्टेंट विद R. और लिखा भी है, दिस मीन्स V इज कांस्टेंट विद R. सो अ कंडक्टर इज रिगार्डेड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑल्सो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द कंडक्टिंग on a conductor is zero. Why? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? Q into delta V. डेल्टा V क्या होगा? जीरो. That means all the conducting surfaces are acting as a equipotential surfaces. Most important, बहुत ही important line. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत यूज़ होती है कंडक्टर में. ऐसे समझो बच्चों, मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, कैसा भी मान लो, ऐसा ही कंडक्टिंग मटेरियल है, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है. ये बात तो तय है, इसको अगर मैं कुछ चार्ज प्रोवाइड करूंगा, वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो. मान लो बच्चों मैं एक कैविटी कट कर लेता हूँ, यहाँ से एक कैविटी कट कर ली, मतलब ये एम्प्टी स्पेस है बच्चों. ये स्पेस क्या है? एम्प्टी. ये एम्प्टी स्पेस है. अब यहाँ पर भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. कहने का मतलब है, मान लो मैं इस पर कुछ चार्ज सप्लाई करूँ तो वो चार्ज जो है सारा का सारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो हेयर. अगेन इट इज़ जीरो. लेकिन अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ पर कोई एक चार्ज रख दूँ तो क्या होगा? अब देखते हैं. ये कंडक्टर, उसमें से कैविटी कट करी, मान लो यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q. अब क्या होगा बच्चों? ये जो Q चार्ज मैंने रख दिया है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही रही होंगी ऐसे, लाइक दिस. अच्छा भाई, लेकिन हमें कुछ प्रॉपर्टी पता है बच्चों. क्या प्रॉपर्टी पता है? इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इट इज़ ऑलवेज जीरो. मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ कंडक्टिंग पदार्थ है वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. अब मान लो मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लूँ बच्चों, बहुत ही बिल्कुल जस्ट इस इनर वाले के जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस मान लो मैंने मान ली, तो क्या होगा? गॉसियन सरफेस से हमें क्या पता चलेगा कि E डॉट डी एस विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. और लेकिन E तो जीरो है यहाँ पर, दैट मीन्स इसके अंदर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा? जीरो. और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में क्यू क्या होता है बच्चों? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस. अब इसके अंदर जो चार्ज है वो तो क्यू ही है. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस स्मॉलर कैविटी, या कुछ भी हम बोल सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया है और क्योंकि ये कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? जस्ट इक्वल एंड इसका अपोजिट चार्ज ऑन द सरफेस इंड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न शुड बी लाइक दिस. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनना. अब बच्चों मान लो मैं यहाँ पर एक बाहर एक चार्ज रख दूँ Q, तो क्या ये Q चार्ज इसको इफेक्ट करेगा या फिर क्या ये Q चार्ज इसको इफेक्ट करेगा? ना. क्यों? क्योंकि ये जो एक शील्ड आ गया है, ये कंडक्टिंग मटेरियल आ गया है, इसने एक शील्ड तैयार कर दी है बच्चों. बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया. ये बाहर की दुनिया है बच्चों और ये अंदर की दुनिया है. बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को इफेक्ट नहीं कर सकती, मतलब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकती बच्चों. क्यों? जैसे ही मान लो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज कर दूंगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? अगेन दीज चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हियर इज ऑलवेज जीरो. मतलब इनका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा और अंदर रखा हुआ चार्ज इसको इफेक्ट नहीं करेगा कभी भी.
अंदर रखा हुआ चार्ज कभी भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि इस कंडक्टिंग मटेरियल ने एक शील्ड तैयार कर दी है बच्चों। क्या तैयार कर दी है? एक शील्ड। क्या कह सकते हैं? दिस कंडक्टिंग मटेरियल, this conducting material will create a shield which separates outside world with inside, and that's the electrostatic shielding. जो भी एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट करते हैं, उन सभी एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्टिंग मटेरियल में रख करके करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई प्रभाव नहीं छोड़ने वाली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं? नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर। देखिए बच्चों, सबसे ही पहला वर्ड है यहाँ पर कैपेसिटेंस। एक एक वर्ड को हम समझेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? ऐसे समझो, कैपेसिटेंस किसी भी एक कंडक्टर की कैपेसिटी होती है टू होल्ड द चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल एंड स्टोर द एनर्जी। ऐसे समझो, कोई एक वाटर बोतल है हमारे पास, उस वाटर बोतल की कैपेसिटी क्या होगी? मान लो 1 लीटर की वाटर बोतल है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? टू होल्ड, टू स्टोर द वाटर 1 लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बच्चों कैपेसिटेंस होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल एंड टू स्टोर द एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय सी एंड इट्स एसआई यूनिट इज फैराड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसे समझो बच्चों, जैसे जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इसको जैसे जैसे मैं चार्ज प्रोवाइड करता रहूँगा इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करता रहूँगा इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। सो ध्यान रखिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, सम कांस्टेंट इज देयर, तो यहाँ पर बन गया Q बराबर CV। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो C बराबर Q बाय V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन तो आ रहा है ऐसा ही है जैसे R बराबर V बाय आई। क्या आर वी पर डिपेंड करता है? ना। क्या आर आई पर डिपेंड करता है? ना। इन द सेम मैनर क्या कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड करेगा? कभी भी नहीं। अरे वो तो उसकी कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर? यहाँ पर वी क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स या फिर बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो ना तो सी क्यू पर डिपेंड करता, ना ही वी पर डिपेंड करता। तो सी किस पर डिपेंड करता है बच्चों? डायमेंशंस। किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम विन विच इट इज प्लेस्ड। आप किस मीडियम में रखा हुआ है आपने कंडक्टर, इस बात पे भी उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट ध्यान रखना, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज एंड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी C बराबर Q बाई बी पर अभी हमें और चर्चा करनी है। नाउ बच्चों, अब डेफिनेशन आई कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटेंस हमें समझ में आ गया, एबिलिटी है टू होल्ड द चार्ज, टू स्टोर द एनर्जी। और कैपेसिटर क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दैट अरेंजमेंट बच्चों स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल्ड द चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल। क्लियर है? ऐसे समझो बच्चों, मान लो दो दो कंडक्टर है मेरे पास, इस पर चार्ज है Q तो इस पर चार्ज है -Q। मान लो इस पर Q चार्ज है तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, -Q चार्ज। मान लो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? V1 माइनस V2। तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? Q बाय V। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, Q क्या होता है? चार्ज ऑन द कंडक्टर विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर विच इज पॉजिटिवली चार्ज। Q इज द charge on the conductor which is positively charged and V is the potential difference between the two conductor। most important इन केस ऑफ, देखिए सिंगल कंडक्टर लिखा भी है, वी एज्यूम द सेकंड कंडक्टर एट इन्फिनिटी। हम सारी चीज़ें कहाँ एज्यूम कर लेते हैं बच्चों? इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स एंड ऑल हर एक चीज़ क्या होती है? जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कैपेसिटेंस एकदम क्लियर है? क्या कैपेसिटर एकदम क्लियर है? अब बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो अभी मैंने बनाया था। स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरीके से, दो स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। सो ये क्या हो गया बच्चों?
अपना स्फेरिकल, ये क्या हो गया अपना स्फेरिकल, ये क्या हो गया अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे ही बच्चों दो कोएक्सियल सिलेंडर बना दूंगा तो वो क्या हो जाएगा सिलेंडर कैपेसिटर। जो हमारे कोर्स में है, इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है और जो डेली लाइफ में यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, वो है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, दो सिंपल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो आपस में पैरेलली अरेंज होती हैं, उन पर चार्ज होता है और सेपरेशन बिटवीन देम में वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, और इसी को बोलते हैं बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए दिखाया भी गया हुआ है, दो प्लेन्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी, यू कांट चेंज, स्टैंडर्ड है कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए बच्चों, नाउ वी विल सी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखना है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं क्या किया है। देखिए बच्चों, हमने दो प्लेट ली हैं, इस तरीके से दो प्लेट ले ली हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली हैं। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, हकीकत तो ये है, आपको पता ही है, रियलिटी इस तरीके से है, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। अब इन दोनों प्लेट को डी डिस्टेंस अपार्ट कर दिया है। एक प्लेट का नाम मैंने लिया x, लेट से दूसरी प्लेट का नाम लिया मैंने y। अब इन प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रख दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से समझो, एक को चार्ज किया पॉजिटिवली तो दूसरा अपने आप नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पर देखिए, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, D इज द सेपरेशन बिटवीन देम, Q इज द चार्ज हेयर और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज Q अपॉन में A, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके तीन सेक्शन लिए गए, तीन सेगमेंट 1 2 3। यहाँ पर अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो जाएगी। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड, मैग्नीट्यूड सेम, तो इन दोनों रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इन बिटवीन बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का समेशन हो जाएगा बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। So that's the net electric field inside these two conducting plates, and outside these two conducting plate electric field is 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, dv बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये सिंपली हमें पता है, माइनस साइन तो ये बताता है बस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। अब हमें मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हम कैसे निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब नाउ सिंपली हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं बिटवीन दीज टू प्लेट्स, मतलब वी एक्स माइनस वी वाई क्या लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन दैम विच इज डी, ई इंटू डी। दैट मीन्स सिंपली क्या हो जाएगा, ई इंटू डी विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में वी। यहाँ पर ध्यान रखना, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स। क्यू क्या हो सकता है बच्चों, सिग्मा इंटू ए, वी हमने निकाला सिग्मा बाय डी एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ गया बच्चों ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दैट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस विल डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and separation between them which is dimensions of the conductor. Also it will depend on the epsilon naught, that means the medium in which it is placed. अगर हम मीडियम चेंज करेंगे दैट मीन्स कैपेसिटेंस विल चेंज, वी विल सी इट लेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है? अब नाउ बच्चों ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड? नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो मैं एक कैपेसिटेंस ले लेता हूँ
डी अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, लेट्स से डी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, सी की जगह 1, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया हमें निकालना है, डी है लेट्स से 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 इंटू 10⁻² मीटर। इसको बच्चों जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर लगभग आंसर आएगा 10⁹ मीटर अप्रॉक्सीमेटली। इतना ज़्यादा एरिया। That means 1 farad is not the practical unit. That's why जो practical unit है बच्चों वो है माइक्रोफैरड, मिलीफैरड, पिकोफैरड। इस तरीके से these are the practical unit. These are the practical unit of capacitance. मार्केट से अगर आप खरीद के लाते हो तो वो इसमें ही होता है 5 माइक्रोफैरड, 6 पिकोफैरड, इस तरीके से। ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बच्चों आप बहुत ध्यान से समझना। ऐसे समझो बच्चों, मान लो मेरे पास एक मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो सेपरेशन बिटवीन दैम इज डी, वही पैरामीटर ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो बच्चों किसी भी इंस्टेंट पर ऐसे समझो किसी भी इंस्टेंट पर फ़िलहाल ये इनिशियली न्यूट्रल है, लेट्स से इनिशियली न्यूट्रल है। क्लियर है? समझ में आ गया? और किसी भी इंस्टेंट पर बच्चों मान लो मैंने इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दे दिया स्मॉल क्यू और इसको माइनस क्यू। सो ये जो चार्जेस होते हैं वो इनर सरफेस पर रिसाइड करते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी हेयर, मुझे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी। अब मान लो बच्चों इसके बाद अगर मान लो मैं और चार्ज को तोड़ करके यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊँ, मान लो मैं चार्ज को यहाँ से तोड़ूँ और उसको यहाँ से यहाँ लेकर के जाऊँ। क्लियर है? या फिर कुछ चार्ज मैं यहाँ से तोड़ूँ और उसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ अपोजिट टू द फील्ड, तो वो अपने आप तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जाके आपको पता चलेगा वो मुझे नहीं, वो क्या होगा, बैटरी, वो बैटरी ये काम करती है बच्चों। मान लो यहाँ से मुझे एक डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेकर के जाना है ताकि यहाँ का चार्ज बढ़े और यहाँ का चार्ज घटे। मतलब कि मुझे बच्चों देखो कुछ काम ऐसा करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ से कुछ चार्ज तोड़ना है स्मॉल अमाउंट और डी क्यू चार्ज और यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। दैट मीन्स अपने आप तो वो होगा नहीं, दैट मीन्स मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क बच्चों इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, एंड दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और मान लो फाइनल सिचुएशन मुझे ऐसे कर लेनी है, यहाँ पर फाइनली चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली, और ये लेट्स से इंटरमीडिएट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इनिशियल कुछ चार्ज रहे होंगे, मेरा मोटो ये है कि इस यहाँ से चार्ज उठाओ और यहाँ पर ट्रांसफ़र करो। क्लियर है? मतलब इस प्लेट के चार्ज को इंक्रीज़ करना। अब अपने आप तो होगा नहीं बच्चों, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बीच में लग रही है, इस फील्ड के अगेंस्ट आई हैव टू डू सम वर्क, और वही वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब डी क्यू चार्ज को मुझे अगर इसके करीब लेकर के जाना है तो मुझे कुछ स्मॉल वर्क करना पड़ेगा बच्चों, और वो कितना होगा बच्चों? सिंपली डी क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या लिख सकता हूँ बच्चों? मान लो इसका कैपेसिटेंस सी है, मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो किसी भी इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर मैं लिख सकता हूँ क्यू बराबर सी वी, दैट मीन्स वी बराबर क्यू बाय सी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये डाल दीजिए, यहाँ पर वी क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। अब मान लो मुझे कंप्लीट वर्क निकालना है बच्चों, तो मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी बच्चों? इनिशियली देखिए, इनिशियली ये क्या था? इनिशियली न्यूट्रल था, इनिशियली न्यूट्रल था, तो इनिशियली यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था।
और धीरे धीरे मैं यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफ़र किए जा रहा हूँ और फाइनली कहाँ तक लेके जाना है मुझे, Q तक। इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, Q²/2C, और यही क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और यही क्या होता है बच्चों, डेल्टा U। क्योंकि इनिशियली क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि इनिशियली सिस्टम क्या था बच्चों, अनचार्ज, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। दैट मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या आ गया बच्चों, Q²/2C। ध्यान रखना ये जीरो इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियली ये अनचार्ज था, अगर कुछ चार्ज होगा तो वो चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, जीरो, सो सिंपली U क्या आ गया बच्चों, Q²/2C। इसको हम अलग अलग पैरामीटर से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं किसी इंस्टेंट पर Q=CV लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, C²V²/2C, दैट मीन्स क्या आ गया, हाफ CV²। So these are the expression of potential energy stored inside parallel plate capacitor, half CV² या फिर Q²/2C। या फिर और भी अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे Q और V की टर्म में, तो क्या करूँगा बच्चों, Q और V की टर्म में C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/V, तो ये क्या आ जाएगा, C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/V, एक V से एक V कैंसिल, सो हाफ QV, सब कुछ सेम है। So these are the expression of potential energy stored inside parallel plate capacitor। फिर बोल रहा हूँ, लिमिट्स ध्यान से रखिए, यहाँ पर जीरो इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियली मान लीजिए अनचार्ज था और फाइनली ये ऐसे किया गया है, ये कुछ इंटरमीडिएट सिचुएशन है। अब देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन को भी हम और तरीके से तब्दील कर सकते हैं और भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं, जैसे ऐसे समझ लो, मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, separation is D, area of cross section is A, capacitance is epsilon naught A/D, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई है बच्चों वो कितनी आई है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², कितनी आई है, हाफ CV²। अब देखिए कुछ कन्वर्जन हम यहाँ करते हैं। C की जगह बच्चों मैं कह सकता हूँ, C की जगह क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A/D, ओके, इंटू V²। अब देखिए V और E में क्या रिलेशन है बच्चों, V और E में क्या रिलेशन है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो मैं लिख सकता हूँ V=ED, सिंपली मैं लिख सकता हूँ V=ED, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू E² इंटू D², एक D से एक D कैंसिल, सो ये क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू डी। अब व्हाट इज A इंटू डी, ऐसे समझो, वॉल्यूम, व्हाट इज A इंटू डी, वॉल्यूम, सो ये क्या आ गया बच्चों, U/वॉल्यूम बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E², so let's say this is small u which is half epsilon naught E², और यही क्या है बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर। क्या इसको देख करके आप ये बता रहे हो बच्चों कि ये कैपेसिटर है, नहीं, हम नहीं बता सकते बच्चों, ध्यान रखना, दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो उसके किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम सेगमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और यही आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट द एनर्जी, इट इज जस्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। So half epsilon naught E² is the energy stored in the electric field region in its per unit volume। अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो तो जहाँ पर भी टोटल एनर्जी निकालनी हो उसकी वॉल्यूम से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशन अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कहाँ पर, कहीं पर भी स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल एनर्जी के लिए वहाँ की टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशन अप्लाई, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, इफ इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म वी हैव टू डू प्रॉपर इंटीग्रेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? नाउ वी विल सी बच्चों द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं
लेट्स से हमारे पास बच्चों कुछ कैपेसिटर हैं इस तरीके से, वो सीरीज में अरेंज हैं, लेट्स से लाइक दिस। मान लो 3 कैपेसिटर मैंने ले लिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। मान लीजिए वो सीरीज में अरेंज हैं, क्लियर है। और उसको मान लो मैं एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए कुछ प्लेट इनकी कुछ प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और वो ये प्लेट हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, जो बैटरी से चार्ज सप्लाई होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड प्लेट में होता है। लेट्स से यहाँ से चार्ज गया Q और यहाँ से चार्ज गया -Q। बाकी सारी प्लेट में जो चार्ज होता है वो होता है बच्चों इंड्यूस। यहाँ पर +Q है तो यहाँ पर -Q आ जाएगा, यहाँ -Q है तो यहाँ +Q, यहाँ +Q है तो यहाँ -Q, यहाँ -Q है तो यहाँ +Q और यहाँ -Q। और देखिए जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनका नेट सम हमेशा 0 होगा या फिर कहो इनिशियल के बराबर होगा। ये इंड्यूस प्लेट है, देखिए बच्चों ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इंड्यूस प्लेट है। अब इन पर नेट चार्ज हमेशा 0 होगा बच्चों, अगर इनिशियली ये अनचार्ज है तो देखिए इन सभी का सम 0 कर लीजिए। तो हमने बच्चों एक चीज़ देख ली, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो पहला रिमार्केबल पॉइंट है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज सेम, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज सेम, पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्या अलग अलग होगा बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्वियसली, इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा लेट्स से V1, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा लेट्स से V2, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा लेट्स से V3। तो कंसेप्ट क्या निकला, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, अगर सभी का कैपेसिटेंस सेम हो तो सेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों सी इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि इन तीनों या जितने भी रजिस्टर या कैपेसिटर लगे हों उनकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटर, उसका सी इक्विवेलेंट निकालना है जो कि सेम काम करे जो कि बाकी सारे मिलके कर रहे हैं। इन बाकी सारे कैपेसिटर ने क्या काम किया, V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज को विड्रॉ कर लिया। तो इसको भी कितना चार्ज विड्रॉ कराना है बच्चों, Q। अच्छा भाई, ठीक है भाई। अब ये कॉमन सेंस है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि V शुड बी इक्वल्स टू हेयर, V शुड बी इक्वल्स टू V1 + V2 + V3। और देखो यहाँ पर हर एक जगह अगर मैं लॉ लगाऊंगा बच्चों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q बराबर CV जब मैं लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, Q बराबर C1 V1, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों Q बराबर C2 V2, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों Q बराबर C3 V3। अब हमेशा V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से V1 क्या आ जाएगा बच्चों, Q/C1, यहाँ से V2 क्या आ जाएगा, Q/C2, यहाँ से V3 क्या आ जाएगा, Q/C3। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर C इक्वलेंट इंटू V, तो V क्या आ जाएगा बच्चों, Q/C इक्वलेंट। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, V की, V1 की, V2 की, V3 की, तो Q/C इक्वलेंट बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। सो क्या रिलेशन बन गया, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन। So that's the expression of equivalent capacitance when the capacitors are arranged in series। क्लियर है बच्चों, ये 2 रिमार्किंग पॉइंट आपको CBSE के लिए ध्यान रखने हैं। बाकी बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी हुई है कैपेसिटर के इक्विवेलेंट की, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। इसके बाद है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए कुछ कैपेसिटर इस तरीके से अरेंज हैं बच्चों, लाइक दिस। मान लो 3 ही कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ, 3 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, दे आर अरेंज लाइक दिस विद अ बैटरी, V वोल्ट बैटरी। तो देखिए इस बार क्या है बच्चों, हर कैपेसिटर जो है डायरेक्टली इस V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। दैट मीन्स हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, V। हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, V। ये सारी लाइन हायर पोटेंशियल की क्योंकि बैटरी का हायर टर्मिनल ये है, ये लोअर पोटेंशियल की क्योंकि बैटरी का लोअर टर्मिनल ये है। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहला रिमार्किंग पॉइंट आया वो क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
एवरी कैपेसिटर इज सेम। तो अलग क्या क्या होगा बच्चों, चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर Q1 जाएगा, यहाँ पर Q2 जाएगा, यहाँ पर Q3 जाएगा, लाइक दिस। क्लियर है एकदम। सो चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। और इसको हमें किससे रिप्लेस करना है बच्चों, सिर्फ एक कैपेसिटर से, उसका सी इक्वलेंट हमें निकालना है जो कि सेम काम करे बाकी सारे मिल करके कर रहे थे। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज गया और वो क्यू चार्ज डिवाइड हो गया, यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से Q3। क्लियर है। सो यहाँ पर चार्ज आएगा Q1, यहाँ पर चार्ज आएगा Q2 और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q3। ठीक, क्लियर है एकदम। और टोटल चार्ज Q निकाला है, वही काम इसको करना है। सो इसको भी Q चार्ज ही निकालना है। सो यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर चार्ज -Q। क्लियर है। अब देखो हर जगह ये वो रिलेशन लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा सो बन जाएगा Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q बराबर C इक्वलेंट इंटू V। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं कह सकता हूँ Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, Q की जगह क्या, C इक्वलेंट इंटू V, Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से V कैंसिल आउट। सो C इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ नेट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल रजिस्टर का अपोजिट है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन। देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस व्हेन टू डिफरेंटली चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट विद ईच अदर। इसको हम एनर्जी लॉस इन केस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं ये क्या है। मान लो बच्चों हमारे पास दो कैपेसिटर हैं। मान लो एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C1 और वो V1 वोल्ट की बैटरी से मान लो इनिशियली चार्ज है। ठीक, तो इस पर चार्ज कितना होगा, लेट्स से इस पर जो चार्ज होगा Q1 वो कितना होगा बच्चों, C1V1। दूसरा जो कैपेसिटर है मेरे पास जिसका कैपेसिटेंस C2 है, वो लेट्स से V2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज है और उस पर चार्ज है लेट्स से Q2। तो Q2 कितना हो जाएगा बच्चों, C2V2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों कैपेसिटर को मान लो मैं इस तरीके से, इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलली मान लो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ वाया सम की। क्लियर है एकदम कि लेट्स से ये कैपेसिटेंस C1, ये C2, इसका पोटेंशियल है V1, ये हायर ये लोअर, इसका पोटेंशियल है लेट्स से V2, ये हायर ये लोअर। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, C1V1, यहाँ पर C1V1 माइनस का, यहाँ पर C2V2, यहाँ C2V2 माइनस का। ठीक है। अब बच्चों जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूँगा तो देखो क्या होगा। अब क्या होगा बच्चों, इन प्लेट में आपस में चार्जेस का एक्सचेंज होगा। ध्यान से सुनिए, इन प्लेट में आपस में चार्जेस का क्या होगा, एक्सचेंज। और वो एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक कि ये कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन ना बन जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट जीरो ना हो जाए। जब तक कि एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता लेट्स से V, तब तक चार्जेस का एक्सचेंज होता रहेगा इन प्लेट्स में और इन प्लेट्स में। अब चार्ज कूद कर तो हवा में यहाँ जाएगा नहीं, तो इन प्लेट में और इन प्लेट में चार्जेस का एक्सचेंज होता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक ये कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए B, तो जब कॉमन पोटेंशियल आ गया चार्जेस का फ्लो विल स्टॉप, चार्ज का फ्लो विल स्टॉप। उसके बाद क्या होगा बच्चों, एक कॉमन पोटेंशियल आ गया तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, C1V, और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, -C1V। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, C2V, और यहाँ पर -C2V। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले वो एक्सप्रेशन पूछता है इस कॉमन पोटेंशियल का, वो हम निकाल सकते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कैसे, देखो इन दो प्लेट को ध्यान से देखो, तो हम बोल सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग द स्विच टोटल चार्ज कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है बच्चों, C1V1 प्लस C2V2। इन दो प्लेट्स का टोटल चार्ज देख लो, C1V1 प्लस
C1V1 प्लस C2V2। क्लियर है। अब आफ्टर कनेक्टिंग द की या स्विच, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू फाइनल कितना हो जाएगा इन दो प्लेट्स का ही, C1V प्लस C2V, C1V प्लस C2V, दैट मीन्स V C1 प्लस C2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नोर डिस्ट्रॉय, दैट मीन्स Q initial will be equals to Q final, that means C1V1 plus C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। सो V कितना आ गया बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल ड्यूरिंग चार्ज एक्सचेंज, शेयरिंग ऑफ चार्ज। और शेयरिंग ऑफ चार्ज कब तक होगा, इन दो प्लेट्स में आपस में एक्सचेंज कब तक चलता रहेगा, जब तक कि एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो ना हो जाए। अब बच्चों इस दौरान देखो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, वही एक्सप्रेशन हमें निकालना था। सो एनर्जी का लॉस बच्चों बेसिकली क्या होगा, लॉस इन एनर्जी वो क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू वो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। जब आप पहली कह रहे हो लॉस इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और फाइनल कितनी होगी बच्चों, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहाँ पर देखिए V की वैल्यू पुट करी जा सकती है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V कितना आया है बच्चों, देखिए कॉमन पोटेंशियल V कितना आया है, अब ये भी हमने निकाला है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट मीन्स C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा यू वो कितना आएगा बच्चों, हाफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट ये ही आने वाला है। और देखिए डेल्टा यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव, C1 प्लस C2 पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, और डेल्टा यू था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट मीन्स यू इनिशियल इज ग्रेटर देन यू फाइनल, दैट मीन्स यू इज डिक्रीजिंग। और करेक्ट हमें यही निकालना था, द पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। नाउ बच्चों वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है बेसिकली बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक क्या है, ऐसे समझो डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जो कि क्या काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है अभी हम उसको देखेंगे। बच्चों डाइइलेक्ट्रिक का रोल, डाइइलेक्ट्रिक का यूज़ क्यों आया होगा, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, पहले हम उसको समझते हैं इन शॉर्ट। ऐसे समझो बच्चों, ऐसे समझो अगर मैं यहाँ रफ में आपको एक बेसिक्स आइडिया दूँ, मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, और देखो यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा ही ना, मतलब ये वाली प्लेट इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी और ये वाली प्लेट इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, मतलब कि कभी भी ये कैपेसिटर बन ही नहीं सकता, जैसे ही आप प्लेट को आपस में रखेंगे वो चिपक जाएगी। तो बच्चों डाइइलेक्ट्रिक का जो सबसे पहले जो इस्तेमाल है, डाइइलेक्ट्रिक का जो रोल है वो इसीलिए किया गया बच्चों, टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन आगे जाके हमने कुछ और चीज़ें देखी, कुछ और पैरामीटर हमने देखे कि उसका कैपेसिटेंस भी इफेक्ट कर गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो हम अपकमिंग आगे देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस करती है। कैसे हम जानते हैं बच्चों, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम कंपेयर करते हैं डाइइलेक्ट्रिक से। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया,
क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के पास बहुत सारे n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो क्या होगा, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो अपोजिट टू द फील्ड यहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, उसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। उसकी वजह से अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, और हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते हो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। लेकिन जैसे ही आप किसी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को रखते हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब क्या होगा, उसमें डाइपोल्स बनने लग जाते हैं बच्चों। मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो आपस में सेपरेट होने लग जाते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल बल्क की, तो देखो नेट चार्ज लगभग लगभग जीरो ही होता है, जितना प्लस उतना माइनस। तो सरफेस पर बच्चों क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है, एक बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी बाउंड्री पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से अपोजिट टू द फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। कितने टाइम डिक्रीज, ये सब बात की बात है, अभी बात करेंगे उस पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखा भी है, इन डाइलेक्ट्रिक द मूवमेंट ऑफ फ्री चार्जेस लाइक कंडक्टर इज नॉट पॉसिबल। इन डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इनसाइड द bulk net charge is zero and two equal and opposite charges induces on the edges of dielectric, due to which electric field induced inside the dielectric which is opposite to the external electric field, and hence net electric field is less than the external electric field। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब बच्चों दो तरीके की डाइलेक्ट्रिक होती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि बच्चों कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, मतलब उनके खुद के परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होते। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। उस केस में जैसे ही देखिए नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उस केस में इस तरीके का सिस्टम बनेगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है स्ट्रेच होने लग जाते हैं। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड जाने लगता है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड जाने लगता है। वहीं पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों, जैसे HCl और H2O। तो यही डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। हमेशा हो वही रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, कितने टाइम घट जाती है बच्चों, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस k टाइम्स, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। लेट्स से बच्चों, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, लेट्स से एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसका कैपेसिटेंस है C, और जो कि है एप्सिलॉन नॉट A बाय D इन नॉर्मल केस, वेयर D इज़ द सेपरेशन बिटवीन दैम एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बच्चों? मान लो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज, लाइक दिस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, लेट्स से E नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया। यू नो वेरी वेल ऑल दीज पैरामीटर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बच्चों क्योंकि आपको पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों प्लेस आपस में अट्रैक्ट कर लेंगी और ये चिपक जाएंगी, तो उसके लिए एक पहले हम जनरल केस ले लेते हैं। लेट्स से मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों K। ठीक, इसकी थिकनेस कितनी है, लेट्स से T, लेट्स से T इज़ द थिकनेस। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिए, अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट कर दी है, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से अपोजिट टू द डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगी। तो ऐसे समझो, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स से बच्चों E। ठीक,
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? ई। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एम्प्टी स्पेस, ऐसे समझ लो जो स्पेस खाली है, एम्प्टी स्पेस, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और आपको पता ही है डाइलेक्ट्रिक, और आपको पता ही है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? आउटसाइड के टाइम्स ई नॉट बाई के, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, यू नो वेरी वेल। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस भी आ जाएंगे, क्लियर है? यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस भी आ जाएंगे, उसके एक्सप्रेशन वगैरह भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें न्यू कैपेसिटेंस चाहिए बच्चों। अच्छा भाई, अब न्यू कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश वो कितना होगा बच्चों? चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तो सेम है क्यों। अब जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर गया होगा, क्यों? क्योंकि बच्चों हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से दिस इज एक्स दिस इज वाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी एक्स माइनस वी वाई, वो क्या होगा बच्चों? वी ऑफ एम्प्टी स्पेस प्लस वी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? ई नॉट, और एम्प्टी स्पेस की थिकनेस कितनी है? ये डी है, ये टी है, तो एम्प्टी स्पेस की थिकनेस बची हुई डी माइनस टी, तो क्या आ जाएगा यहाँ? ई नॉट डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई, और उसकी थिकनेस कितनी है? टी, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई को लिख सकते हैं ई नॉट बाई के इंटू टी, तो ये क्या आ गया बच्चों? ई नॉट कॉमन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब यहाँ पर बच्चों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपेसिटेंस में, सी डैश क्यू की जगह मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? सिग्मा इंटू ए, और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ई नॉट को कह सकता हूँ बच्चों में, ई नॉट को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा ये? सिग्मा ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो सी डैश बच्चों कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। अब बच्चों मान लीजिए इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली इंसर्टेड, मतलब क्या मतलब है इसका? हर जगह डाइलेक्ट्रिक है, दैट मीन्स डी विल बी इक्वल्स टू टी। तो देखिए जब हम यहाँ पर टी की जगह डी पुट करेंगे तो डी माइनस डी जीरो, ये हो जाएगा डी, और के ऊपर चला जाएगा, तो सी डैश कितना आ जाएगा बच्चों? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर सी डैश इज के इंटू सी, दैट मीन्स इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज ऑन। देखिए डाइलेक्ट्रिक का हमने काम क्यों लिया था? डाइलेक्ट्रिक का काम क्या था? जस्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट, लेकिन हमने क्या देखा? डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस ऑल्सो, डाइलेक्ट्रिक ने इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हमने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी ख़त्म कर लिया। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है थियोरेटिकल। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थैंक यू फॉर